दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकाल लीजिए। मैंने भी अपना फोन में मैंने एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। तो बच्चों देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो मैंने सारे सारे क्वेश्चन लिख दिए, सारे पार्ट लिख दिए उसके। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है टू सबसे पहले देखना है 2 - √5। तो ये रैशनल है इरेशनल है, हमें ये बताना है। तो उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, आंसर क्या आएगा? हर समय इरेशनल आएगा। और यही अगर ऑपरेशन हम दो इरेशनल के बीच में करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अगर ऑपरेशन, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो, एक रैशनल एक इरेशनल के बीच में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर गारंटीड हर समय इरेशनल आएगा। पर वहीं अगर दोनों ही इरेशनल नंबर के बीच में सेम ऑपरेशन करें तो आंसर रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, तब हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 - √5। 2 कैसा है? रैशनल। और √5 कैसा है? इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल, फर्स्ट वाला रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। तो इसका मतलब 2 - √5 इज ए इरेशनल नंबर। फिर देखो देखो 3 - √23, ये एक नंबर है। -√23, ये पूरा एक नंबर है ना, और ये एक पूरा नंबर है। सबसे पहले बताओ ये नंबर कैसा है? देखो 3 कैसा है? 3 है रैशनल। √23 कैसा है? इरेशनल। समझ में आ रहा है ना? ये 3 क्या है? रैशनल। और √23 क्या है? इरेशनल। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी कौन सा है? रैशनल और इरेशनल के बीच में आप क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। समझ में आया? जो पहला वाला नंबर है उसमें क्या था? 3 + √23 था। 3 कैसा था? रैशनल था। और √23 कैसा था? इरेशनल था। तो रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर एडिशन कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? इरेशनल। तो पहला वाला टर्म इरेशनल, दूसरा वाला टर्म इरेशनल। अब देखो ये जो केस बना, इरेशनल और इरेशनल के बीच में आप क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये कौन सा वाला केस है? ये वाला। इरेशनल और इरेशनल के बीच में आप क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब चेक करना पड़ेगा। देखो इसको अगर मैं यहां लिखता हूं, क्या था? 3 + √23 -√23। ठीक है, दोनों ही इरेशनल है, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो आंसर कुछ भी आ सकता है। देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, अरे -√23, ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया और बचा आंसर क्या? 3। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये √23 ये √23 कैंसिल हुआ और आंसर क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। और 3 कैसा होता है? रैशनल। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका आंसर क्या है? रैशनल है। ठीक है, जैसे कि बताया भी था, इरेशनल और इरेशनल के बीच में अगर करेंगे तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं कि रैशनल भी आ सकता है इरेशनल। हमारे केस में क्या आ रहा है? रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। पहले ऊपर वाला नंबर बताओ क्या है? न्यूमरेटर एक रैशनल नंबर है, रैशनल है? इरेशनल है। हाँ, क्यों? 2 क्या था? रैशनल। और √7 क्या था? इरेशनल। रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वाला। तो आंसर क्या है? इरेशनल। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, क्योंकि 7 रैशनल है, √7 क्या है? इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का अगर प्रोडक्ट कर रहे हो, फर्स्ट वाला रूल देखो, आंसर क्या था? इरेशनल। अब हुआ क्या? इरेशनल और इरेशनल की डिवीजन कर रहे हो, तो फिर से वही सेकंड वाला, रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। तो फिर से चेक करेंगे। देखो 2/7 √2, तो ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। अरे 2 √7 का मतलब क्या है? 2 × √7। ऐसे ही नीचे का मतलब क्या है? 7 √7 का मतलब क्या है? 7 × √7। √7 से √7 कैंसिल हुआ, बचा क्या? 2/7। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हुआ, सॉरी रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इरेशनल और इरेशनल के बीच में जब भी कुछ होगा तो आंसर रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पर वहीं अगर रैशनल और इरेशनल के बीच में होगा तो मैं गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं वो इरेशनल ही आएगा आंसर। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट देखो। 1/√2, तो 1 कैसा नंबर है? रैशनल। और √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। तो अगर रैशनल और इरेशनल के बीच में डिवीजन कर रहे हो तो आंसर हर समय
इरेशनल आएगा। तो 1 अपॉन में रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। 2 into पाई, टू क्या है रैशनल, पाई क्या है इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हर समय क्या आएगा, इरेशनल। समझ में आया? कुछ नहीं था इसमें, अगर आपको ये दो पॉइंट याद है तो आप पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों ही पार्ट लिख दिए, सॉल्व करने चालू करते हैं। देखो पहले वाले पार्ट में क्या है, 3 + √3 इंटू 2 + √2, ये प्रोडक्ट करना है। सिंपली आपको जैसे पता होगा, ये आपने पहले भी करा है, a+b इंटू c+d। तो पहले a की मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर b की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से और √2 से, तो 3 × 2 क्या हो गया 6, और 3 × √2 3 √2, 3 × √2 3 √2, प्लस √3 × 2 तो क्या हो जाएगा 2 √3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, √3 × 2 तो 2 √3, और √3 × √2 क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए, √3 × √2। दोनों का पावर सेम है, 3 की पावर भी 1/2 है और 2 की पावर भी 1/2 है, तो दोनों का पावर सेम है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं। 3 रूट के अंदर 3 × 2 मतलब 6। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6। सिंप्लीफाई हो सकता है कुछ, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, मतलब यही आंसर है। सॉरी फिर से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखो, 3 + √3 3 - √3। तो किसी को अगर क्लिक होता है तो ये फॉर्मूला a+b a - b की तरह है, और किसी को अगर नहीं याद आता वो नॉर्मली इसी की तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मैं तो मानता हूं कि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं आया। ठीक है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 3 × 3 9, 3 × -√3 तो -3 √3 हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, 3 × 3 9, 3 × -√3, 3 × माइनस का √3 तो माइनस आया और 3 √3। ठीक है, अब √3 की मल्टीप्लाई इससे और इससे, तो √3 × +3 क्या आ जाएगा, प्लस का 3 √3, और √3 × -√3 तो आ जाएगा -3। -3 कैसा है देखो, मैंने क्या बोला, √3 ये वाला नंबर इंटू यहाँ क्या नंबर है, -√3। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है √3 × -√3 -3। फिर देखो -3 √3 और +3 √3 सेम है, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 9 - 3 मतलब 6। ठीक है, चलो फॉर्मूले से भी करते हैं इसे। देखो यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, ये किस फॉर्मूले में है, a+b और a - b के फॉर्म में। फिर से फॉर्मूला देखो, ये था ना 3 + √3 और 3 - √3, a+b a - b। तो फॉर्मूला अगर याद होगा किसी को, तो फॉर्मूला क्या था, a² - b², a² - b², ये फॉर्मूला होता है ना a+b इंटू a - b का। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है √3 उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 9 - 3 6। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता जाता, अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आएगा। फिर √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आता कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो मैं बता देता हूँ, a² + 2ab + b² ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस अगर कोई बच्चा भूल जाता है, इसे याद नहीं कर पाता, एग्जाम के टाइम में नहीं याद आया, तो अब नॉर्मली स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना ना। आप सिंपली इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर देना, √5 + √2 इंटू √5 + √2, आंसर तो सेम ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद ना भी हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो मैं तो अभी फॉर्मूला से करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, a² मतलब √5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है √5, इंटू बी की वैल्यू क्या है √2, प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, प्लस
टू एज इट इज, ये √5 और √2, तो अंदर रूट के अंदर 5 × 2 10 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस, एज इट इज 7 + 2 √10। तो इसका आंसर क्या है, ये आ गया। ब्रैकेट में आप लिख देंगे, आइडेंटिटी कौन सी यूज करिए, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखो फिर से वही, a + b a - b, फॉर्मूला लगा दो, a² - b², √5 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है √2, तो √5 का स्क्वायर क्या आ गया 5, √2 का स्क्वायर क्या आ गया 2, आंसर आ गया 3। किसी को फॉर्मूला नहीं याद आता तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करना, तब भी आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल थे। मैंने जो लास्ट वीडियो में ये बताया भी था, तो ये फॉर्मूला आप अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब बुक्स में क्या है, बुक्स में इसके अलग से फॉर्मूला दे रखे हैं कि √a + √b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उन्होंने ये दे रखा है। तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। फालतू में एक फॉर्मूला ज्यादा याद करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर वही अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, आप पुराने फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, a² + 2ab + b², हमें पता है √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 ही आया हुआ है ना, ये तो पता है ना, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। देखो और एक बार समझो, √5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है 5 की पावर 1/2, और यह होल स्क्वायर हो रहा है। और जब पावर ऐसे पावर के ऊपर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 5 की पावर 1, मतलब आंसर क्या आ गया 5 ही आ गया। इसका मतलब √2 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे अगर क्यूब रूट है, 5 का अगर क्यूब रूट हो रहा है, इसी को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, √5 √5 √5, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। स्क्वायर रूट को 2 बार, क्यूब रूट को 3 बार। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अभी के लिए मैं इसे एंड में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √9/3 ऑन द नंबर लाइन। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये भी अभी लास्ट में देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं हमें रैशनलाइज करना है। तो देखो रैशनलाइज अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये पूरा अच्छी तरह समझाया। रैशनलाइज एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो रूट प्रेजेंट होता है उसे हम रिमूव करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7। अब मुझे इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ताकि इस फ्रैक्शन में भी चेंज ना आए और नीचे का रूट भी हट जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, ताकि इस फ्रैक्शन में कोई चेंज ना आ जाए। ये √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/7। ये सेम लॉजिक है, 3 को मैं ले सकता हूँ 21/7, ये ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 3 का 3 बना रहा, पर आंसर इस फॉर्म में आ गया 21/7। तो 3 कह लो 21/7 कह लो, बात एक ही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ताकि इस फ्रैक्शन में चेंज ना है, पर लेकिन ऐसे करने से हुआ क्या, देखो नीचे √7 × √7 बना क्या 7, और ऊपर √7, तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। क्यों, डिनोमिनेटर में से रूट हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रैशनलाइज करना था, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये √7 ये √6, ये तो एज इट इज, लेकिन साइन यहाँ पर उल्टा, या नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। क्यों कर रहे हैं नेगेटिव का पॉजिटिव, इससे क्या फायदा होगा, देखो ये फायदा होगा, ये a - b a + b का फॉर्मूला लगना चालू हो जाएगा, तो हो जाएगा a² - b²। तो a² करूंगा तो a की वैल्यू क्या है √7 है ना, तो √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, माइनस b², b क्या है √6, √6 का स्क्वायर 6, ऊपर यही बचा। इसे और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 7 - 6 क्या है 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 - 6 समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट से इसको मैंने √5 - √2, ऐसे √5 - √2, तो यहाँ पर a + b a - b, तो a का स्क्वायर, ये तो पता है ना, a + b इंटू a - b क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में भी हमने ये फॉर्मूला यूज करा पहले भी। तो देखो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या है 1 इंटू ये है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। और सॉल्व करो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, तो आंसर हमारा ये आ गया। तो देखो रैशनलाइज हो चुका है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो रूट थे वो अब हट चुके हैं, तो रैशनलाइजेशन कंप्लीट। हाँ, रैशनलाइजेशन में न्यूमरेटर में रूट रह सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, √7 माइनस √2, ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से और √7 प्लस 2 से, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, नीचे फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 7 माइनस b, अब b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आया √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4। अच्छा एक पॉइंट और देखो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये लगता है कि जो भी रूट में है वही उसी से मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके, जैसे यहाँ √7 था तो √7 से मल्टीप्लाई करा, तो उसके हिसाब से तो मुझे इसे 1/√7 माइनस 2 को सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था, है ना। पर देखो ऐसे करने से क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √7 आ जाएगा, और नीचे जब करोगे तो √7 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √7 जब √7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो आया 7, पर 2 माइनस 2 इंटू √7 क्या बन जाएगा -2√7, तो क्या ये एक्चुअली रैशनलाइज हुआ, नहीं हुआ, अब भी तो रूट रहेगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये अब एनालॉजी मत बना लेना कि जिसके साथ भी रूट है उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर हम अपने हिसाब से चूज करते हैं ताकि नीचे रूट ना रहे, कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल से समझ लिया। नीचे जो नंबर हम कोशिश करते हैं वो एक्चुअली a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाए, ताकि क्यों, क्योंकि उन दोनों में ही क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है आंसर, अगर a भी रूट का होगा b भी रूट का होगा, स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। जो पाई होता है उसको हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि ये अगर कोई स्क्वायर है तो ये इसके साइड्स ए है, उसका टोटल पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू ए, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे पेरीमीटर निकाले, आप साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सिंपली साइड में 4 से मल्टीप्लाई करोगे पेरीमीटर निकल जाएगा, समझ में आया? ऐसे ही अगर ट्राइंगल है, मान लीजिए साइड ए है तो उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये वो नंबर है। ऐसा ही सर्कल के टाइम पे खोजा गया, मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल का डायमेंशन क्या होता है डायमीटर, अब डायमीटर में क्या मल्टीप्लाई करे ताकि इसका पेरीमीटर आ जाए, मतलब अब सर्कल के केस में पेरीमीटर क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है वो क्या है 7/d, और बाद में ये पता लगा ये एक्चुअली है क्या पाई, ठीक है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ये कह रहे हो पाई इक्वल टू 7/d है, पाई इक्वल टू 7/d है, तो ये तो एक्चुअली डेफिनेशन किस चीज की है रैशनल नंबर की, क्यों भाई c/d क्या है p/q फॉर्म में ही तो है, सी सी और डी क्या है p/q फॉर्म में ही तो है, तो इसका मतलब भाई आपने तो कह दिया कि पाई जो कि एक रैशनल नंबर था वो एक रैशनल नंबर हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, देखो सबसे पहले मैंने ये बोला, इस लॉजिक से आगे बढ़े हम, पेन चेंज कर लेता हूं, कि मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना था, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकाला कि भाई जो भी उसका साइड है उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ऐसे ट्राइंगल के टाइम पे भी एक नंबर खोजा गया तो मिला 3, कि अब साइड में 3 मल्टीप्लाई करिए उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऐसे सर्कल के केस में खोजा गया कि सर्कल का जैसे डायमेंशन डायमीटर होता है, तो डायमीटर में क्या मल्टीप्लाई करे कि उसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस आ जाए, तो डायमीटर इंटू क्वेश्चन मार्क क्या मल्टीप्लाई करे ताकि सर्कमफ्रेंस आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई c/d, जैसे यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या है पेरीमीटर बाई साइड है, ठीक है। तो 4 क्या है रैशनल नंबर है, वो यहां से भी पता लग रहा है क्योंकि p और a p/q फॉर्म में तो है ये, ऐसी पाई क्या है c/d। अब देखो
This is the form of P by Q. Therefore, pi should have been a rational number. इसका मतलब पाई को तो फिर क्या होना चाहिए था, रैशनल नंबर होना चाहिए, which is a contradictory to the fact that pi is irrational number. देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा जब आप कह रहे हो पाई इक्वल टू सी बाई डी है, जब आप एक मिनट, जब आप कह रहे हो पाई सी बाई डी है तो इसका मतलब आप ये सॉरी, जब आप कह रहे हो पाई इक्वल टू सी बाई डी है, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, पाई को आपने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, और वही एक्चुअली डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर का, दिस इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देयरफॉर पाई शुड हैव बीन अ रैशनल नंबर, पाई को फिर क्या होना चाहिए था, एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, पर ये अगर लिखते हो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, पर ये इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये किस बात को काट रहा है कि पाई तो इरेशनल नंबर है, तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी को, इस पहेली को आप कैसे सुलझाओगे, एक तरफ तो आप कह रहे हो पाई सी बाई डी है, फिर आप कह रहे हो कि पाई रैशनल है, तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, तो देखो रैशनल होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन नहीं थी कि पी बाई क्यू होना चाहिए, वहां पर दो और कंडीशन था, क्या, रैशनल आप तभी कहोगे जब ये पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और दो कंडीशन और थे कि एक तो ये पता ही था क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दूसरा ये था कि पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जो ये सी और जो डी है, जो सी और डी है, ये दोनों ही नंबर, इनमें से कोई एक नंबर, चाहे सरकमफ्रेंस हो या डायमीटर हो, इनमें से कोई एक नंबर इंटीजर नहीं होगा, वो रैशनल इरेशनल होगा, क्यों, देखो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी हमने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर कब आ सकता है, जब एक रैशनल और इरेशनल के बीच में चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, या इरेशनल इस तरीके से भी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी ना कि अगर दोनों ही इरेशनल नंबर के बीच में अगर हम सेम ये प्लस माइनस डिवाइड करें, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ दोनों ही आ सकते हैं ना, रैशनल और इरेशनल, इरेशनल कब आएगा, जब एक रैशनल होगा दूसरा इरेशनल होगा, अब चाहे उनके बीच में तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करो, और दोनों ही अगर इरेशनल होगा तो रैशनल इरेशनल दोनों ही आ सकते हैं, जब मैं ये कह रहा हूं कि पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है और यहाँ दो नंबर का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब गारंटीड इन दोनों में से एक ना एक नंबर इरेशनल होगा ही होगा, चाहे सी हो या डी हो, सरकमफ्रेंस हो या डायमीटर हो, एक ना एक इरेशनल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ मेजर कर पाओगे, जैसे कि आप यहाँ इसे मेजर कर पाओगे कि एक मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है, और इसके साइड आप मेजर कर पाओगे 10 10 के, यहाँ पर आप सर्कल के केस में अगर आपने डायमीटर अपने हिसाब से लिया, मान लीजिए अगर मैंने देता हूँ 7 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर आपने 7 सेंटीमीटर लिया, जब आप इंची टेप से जो भी मेजरिंग डिवाइस स्केल है जो भी है, आप इससे जब इसे सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे, वो गारंटीड एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है, कुछ डेसिमल्स में आएगा, इसका मतलब सी और डी दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल है, ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में दिख तो रहा है, पर p और q इंटीजर नहीं है, इसमें से या तो p या q दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा, तो इसलिए ये दिख ऐसा रहा है लेकिन एक्चुअली ये है नहीं, ठीक है, तो ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पाई को सी बाई डी लिख रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में ये रैशनल होना चाहिए, पर रैशनल तभी होता है अगर ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, दोनों ही रैशनल तभी तो होगा, रैशनल कब आएगा, रैशनल नंबर तभी आ सकता है या तो दोनों ही रैशनल नंबर हो या इंटीजर्स हो, ठीक है, तभी आएगा, पर इन दोनों में से कोई ना कोई एक हर समय इरेशनल होगा ही, तभी ये इरेशनल आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3,
क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद मैं आपके मन में बस एक डाउट छोड़ देता हूँ कि इससे पहले अपने एक्सरसाइज से सेकेंड एक्सरसाइज में आपने जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 4 इन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रखा है आपने, रूट 5 है ना नंबर लाइन में, तो वहां पर ये वाला तरीका यूज नहीं करते थे, ये ऐसे ट्राइंगल बना बना के मेजर करके फिर कट करा जहां ये कट हुआ, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा पिछले वीडियोस में बताया भी है। यहाँ पर भी रूट के अंदर ही नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग तरीका यूज कर रहे हैं, यहाँ हम अलग तरीका यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी आपके लिए वो सस्पेंस, आप सोचिए उसके बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है, इसे करेंगे कैसे। देखो, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, √9.3। तो लेट, जो भी रिप्रेजेंट करना है रूट के अंदर उसे आप एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है रूट के अंदर आप एक्स लेट कर लीजिए। फिर आप स्टेप 1 में क्या है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू एक्स प्लस। स्टेप 1 में क्या है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ x+1। तो मैं यहाँ साथ के साथ करता जाता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं स्टेप लिख रहा हूँ। तो ये मैंने एक लेंथ बना लिया, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया जिसका लेंथ कितना होना चाहिए। देखो, x की वैल्यू क्या है हमारे केस में 9.3, और +1 करा तो आंसर आया 10.3, ठीक है। तो आपको एक लाइन खींचनी है, कितने की, कितना लेंथ होना चाहिए, स्केल से हम मेजर करेंगे इसे, 10.3, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, बाइसेक्ट द लाइन। अच्छा, ये जो 10.3 खींचा है, पहले आपको 9.3 तक मेजर करना है, मतलब देखो ये 10.3 भी एक साथ नहीं खींचना। तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, हमें कितना ड्रॉ करना है, 9.3 +1 मतलब 10.3। पर ये 10.3 हम एक साथ ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम 9.3 ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए 9.3 आ गया, फिर 1, ठीक है। मतलब ये टोटल तो है 10.3, पर इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाया है। टोटल 10.3 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ये 9.3 बनाया है आपने, फिर ये 1 यूनिट बनाया है। समझ में आया, 10.3 था, दो हिस्सों में बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9.3, फिर ये 1। उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, बाइसेक्ट द लाइन। बाइसेक्ट द लाइन क्या करना है आपको, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करने का तरीका कैसे, कंपास निकालिए, इसका रफली मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपास है, कंपास को उसके मिड से रफली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लीजिए उसे, ठीक है। जो भी ये कंपास होता है ना, इसका, इसकी जो वाइडनेस है उसको आप इसके मिड से हल्का सा बड़ा कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक खोल लिया इसे, पहले यहाँ पर एक कट लगाइए, तो ये बना इधर कट, फिर यहाँ पर पॉइंट रख के, मतलब देखो यहाँ पर कंपास रख के यहाँ एक कट बनाया, फिर नीचे एक कट बनाया, फिर यहाँ कंपास का निडल रख के यहाँ एक कट बनाया। ये आपको पता भी होगा कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले समझा भी होगा। फिर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया किसका, इस पूरे लेंथ का, 10.3 का मिड पॉइंट आया, 9.3 का नहीं आया, इस पूरे लेंथ का मिड पॉइंट आया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल, स्टेप 3, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर एज मिड पॉइंट।
सेंटर को मिड पॉइंट लेके, चाहे आप नाम ले देना, ओ लिख देना, इसका एक नाम लिख दो यहाँ पे ओ। ठीक है, अब ओ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसका रेडियस कितना होगा, जितना ये है। तो जब ये ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए ये वो सर्कल बना है, ठीक है, ये सेंटर में आपने रखा है, ये कंपास से सर्कल बना दिया। फिर क्या करेंगे, जो भी ये पॉइंट था, जहां पर ये 9.3 खत्म हो रहा है, ये था ना पॉइंट, यहाँ से आप 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, वही प्रोटेक्टर से। पहले ये करा, यहाँ से एक आग खींचा, फिर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो ये 90 डिग्री में बना। ठीक है, जो भी ये पॉइंट था 9.3 लेंथ इतना था ना ये, इसीलिए छोड़ने के लिए कह रहा था, पहले 9.3 छोड़िए फिर 1 बनाइए, क्योंकि बाद में इस पॉइंट का यूज है। फिर यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये कट होगा, जहां पर ये कट होगा, कहां पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, आप ये लेंथ को मेजर कर लीजिए। ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, आपने कंपास निकाला, कंपास का निडल यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखा, उतना वाइड ओपन कर लीजिए, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये 0 है। आप यहां से पहले ये उठा के लेके आए, कंपास को इतना वाइड ओपन करके, फिर यहाँ पर रख के ये कट मारा, तो जहां पर भी कट होगा, ये जो लेंथ है वो लेंथ आएगा √9.3 ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है वो √9.3। ठीक है, तो ये जो लेंथ आ रहा है, इसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये जो लेंथ है ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली √9.3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉजिक वही यूज करा गया, √9.3 रिप्रेजेंट करना था, तो हमने एक पहले डायमेंशन यूज करा कि यार इतने लेंथ को मैं रूट कह सकता हूँ, मतलब, तो मैंने इसको मेजर करा। जैसे उसमें बताया था ना कि √2 √3 का जो तरीका है वो कैसे इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये उठाया, ये मेजर कर लिया। अब जो मेरे हाथ में है ये डायमेंशन कितनी है, √9.3, इसी को रिप्रेजेंट करना है, इसको यहाँ रखा, कट करा, आ गया। ठीक है, अब देखो किसी को ये सपना तो नहीं आया होगा कि पहले आप +1 कर दीजिए, फिर सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये भी एक्चुअली एक डिराइव्ड है, आप तो बस उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा पहले डिराइव्ड हुआ होगा मैथमेटिकली, अब फिर हम उसका डेरिवेशन देख लेंगे। देखो डेरिवेशन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को अगर एग्जाम की जल्दी है, कल एग्जाम है, एक दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, तो आप यहाँ खत्म कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पर मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, वो आपको नॉलेज बिल्ड, कुछ कॉन्सेप्ट ऐड ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया, अब देखो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, स्टेप्स तो वही है, मैं बस ये बताऊंगा कि वो लेंथ, इस डायग्राम को इधर ही ऐसे रहने देते हैं। ठीक, मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना था, मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है √x। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज को डिराइव करते हैं, तो हम XYZ आपने देखा होगा, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जनरलाइज, जो भी होता है हम किसी नंबर के लिए डेरिवेशन नहीं करते, हम एक जनरलाइज वेरिएबल के लिए करते हैं। हाँ, इस x की वैल्यू 9.3 हो, 2 हो, 4 हो, अब हम उससे मतलब नहीं, x के लिए कर लिया, वो किसी के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे √x क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो पहला स्टेप उन्होंने क्या बोला, ये पहले x लेंथ यहां से लेके यहां तक क्या है, x है, उसके बाद 1 यूनिट और ड्रॉ करो, तो ये मैंने पॉइंट बना दिया। उसके बाद इसका मिड पॉइंट फाइंड करो, तो ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब देखो, ये लेंथ लिखो कितना है, यहां से लेके x और यहां से लेके यहां तक ये 1 है, ये x और ये 1, तो ये पूरा कितना हो गया, x+1, और उसका हाफ, तो ये कितना हो गया, x+1/2, ये भी कितना हो गया, x+1/2। फिर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर सेंटर रख के सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल बना दिया, यहाँ से सेंटर रख के इस रेडियस का, x+1 रेडियस का सर्कल बना दिया। फिर क्या बोला गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है
ये जो लेंथ है वो कितना है, रूट एक्स है। ये अगर हम प्रूफ कर देंगे तो डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, मतलब जो भी हमारा रूट 9.3 था, तो ये वैल्यू रूट 9.3, हमें यही तो देखना है ये कैसे आया। देखो सिंपल ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अगर मैं इसका रेडियस देखो कितना है, ये लेंथ ही तो है, रूट ये लेंथ ही तो है x+1/2। तो ये जो लेंथ है ये भी कितना है, x+1/2 ही तो है। ये क्या रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, x+1/2 लेंथ है। ये लेंथ कितना है बताओ, सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक, ये जो दो पॉइंट्स के बीच में, ये लेंथ कितना है, देखो कैसे निकालेंगे। यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, x+1/2। वहां से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, यहां से लेके यहां तक x+1/2 है, उसमें से अगर 1 माइनस कर दूं तो मुझे इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो x+1/2 -1 कितना हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेना 2, x-1/2। ठीक है, तो ये जो लेंथ आया, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये कितना आया, x-1/2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये लेंथ निकालना है कि ये लेंथ एक्चुअली आता कितना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, x+1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है, x-1/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये x+1/2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे इक्वल्स टू का, तो माइनस हो जाएगा, x-1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही लिखा है। तो हाइपोटेन्यूज इतना था, बेस इतना था, ये परपेंडिकुलर ही आ रहा। इसी को मैं उधर ले गया तो माइनस बना। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकता हूँ। तो लगाओ, ए प्लस बी करो, देखो ए की वैल्यू क्या है, x+1/2, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, x-1/2। एलसीएम लोगे हो जाएगा x+1 प्लस x-1, तो 1 -1 कैंसिल हो गया, और x प्लस एक्स क्या बचा, 2x। 2x डिवाइड बाई x क्या बचा, x। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। पहले तो वो लिख देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके क्या निकाला, x निकाला, तो ये x आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर x+1/2 सिर्फ यहाँ प्लस था, अब माइनस हो गया। तो जब माइनस हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो। ठीक है, एलसीएम तो लेना आता है आप लोगों को। तो x से x कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 क्या बचा, 2, तो 2/2 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करके आया x, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 1, और यहाँ क्या था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, √x। यही तो हमें सॉल्व करना था। तो अगर मुझे √x को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूं, तो जो ये लेंथ आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, √x आएगा। ऐसे ही जब मैंने √9 के लिए सॉल्व करा मैंने, √9.3, अब मेरी x की वैल्यू क्या थी, 9.3, तो 9.3 का पहले +1 करके मैंने 10 बनाया, फिर वो ये करा, तो एंड में जब ये लेंथ आएगा वो कितना आएगा, √x आएगा। यहाँ से प्रूव हो गया ना। तो ये गारंटीड जो ये लेंथ है वो कितना हो गया, √9.3। समझ में आया। अब देखो, अब लास्ट मैंने बताया था जैसे कि पहले भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे, √7 को रिप्रेजेंट करिए, तो वहां पर हम ये वाला तरीका यूज करते थे, ट्राइंगल्स बना बना के, है ना। अगर √7 को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें √6 चाहिए, उससे पहले √5 चाहिए, √4 3 2। ठीक है, अब इस वाले तरीके और इस वाले तरीके में क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो पता है, पर क्यों यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 7 है, और मतलब
होल नंबर है, यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर है 9.3। तो ये जो मेथड था ये सिर्फ होल नंबर में एप्लीकेबल हो सकता था, ये किसी भी नंबर में। यहाँ जो x है मतलब किसी भी रूट x को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैंने ये तो नहीं बताया कि x यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। तो इस वाले तरीके से आप रूट 7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जो आपने पहले कर रखा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में जैसे आपने रूट 3 को रिप्रेजेंट करा है, रूट 3 को कैसे करते थे देखो, रूट 3 को कैसे कर सकते थे, ये 0 करा, ये 1 यहाँ परपेंडिकुलर तो ये बना रूट 2, फिर इसके परपेंडिकुलर तो ये बना रूट 3। ये मेजर करते थे, यहाँ कट करते थे, ये लेंथ कितना आ गया, रूट 3 आ गया। तो आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो या वरना ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो सेम इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर उल्टा नहीं कर पाओगे आप। अंडर रूट 9.3 को इस वाले मेथड से डिनोट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वाले मेथड की क्या खासियत है, ये डेसिमल के लिए भी और होल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब एक्सरसाइज 1.6 हम कवर करेंगे। थैंक यू।